एक दिन अचानक से मेरी सास ने मुझसे बोला कि अपने ससुर के साथ तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप है। मेरे ससुर जी ने मेरे मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये मेरे अंडरवियर नहीं धोती है, हम तुम्हें मरवा देंगे, हम तुम्हें गायब करा देंगे, तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई और ये बच्चा किसका है? मेरे खुद के भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि मेरे खुद के रियल भाइयों से मेरा चक्कर है। बस हो गया मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं झेल पाऊँगी इसको अब। मेरे हस्बैंड ने मुझे 7th मंथ की प्रेगनेंसी पे मेरे स्पाइन पे इतनी ज़ोर की लात मारी और मेरे बाल खींचते हुए वो मुझे। नमस्कार, मेरा नाम है सपना टम्टा और मैं उत्तराखंड के मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ से हूँ। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ जो कि एक विधवा से शुरू हुई, दूसरी शादी से डिवोर्सी तक की जर्नी है। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से ही हुई है 12th तक और 2006 में 12th कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली आई थी और मैंने यहाँ से एयर होस्टेस अकेडमी से कोर्स किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी और 2009 में मैं अपने फर्स्ट हस्बैंड से दिसंबर में मिली थी और हमारा 2013 तक एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है, जो कि हमारा गोल्डन एरा जिसको मैं बोल सकती हूँ मेरी लाइफ़ का। और ऐसा फ़ेज़ शायद मेरी लाइफ़ में कभी दोबारा नहीं आएगा। और 2013 में सबकी सहमति से हम दोनों ने शादी करी और हमारी शादी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। बट अनफॉर्च्युनेटली 2014 में मेरी बड़ी दीदी और मेरे कज़न की शादी थी, तो हम उत्तराखंड आए थे और क्योंकि हमें उसके बाद यूके जाना था, शिफ्ट होना था परमानेंटली, तो हमने सोचा कि लास्ट टाइम है और सबसे मिलते हुए जाते हैं। तो हम आ गए और दिसंबर 15th में को हमने एक स्नोफॉल हुआ था पिथौरागढ़ में, तो हम सारे के सारे कज़िन्स पूरी फैमिली हम घूमने के लिए गए और उस दिन का दिन बहुत ही अच्छा था क्योंकि हम सारे लोग एक साथ थे, बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम चल रहा था। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने फर्स्ट हस्बैंड शैलेश आर्या उनको और मेरा कज़िन अंशुल उनको खो दिया और हमें समझ में ही नहीं आया कि एक साथ 2 कैज़ुअल्टी हो गई घर में। मेरी बुआ का वो इकलौता लड़का था और मेरे लिए तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी भी थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 24 इयर्स की थी और मैंने कभी लाइफ़ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 24 इयर्स में जहाँ लोग अपना करियर चूज़ करते हैं, वहाँ मैं विधवा हो जाऊँगी। इसी नाम से मुझे बुलाया गया और बहुत टाइम तक मुझे इसी नाम से लोगों ने जज भी किया है। मैं बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था उनके बिना और ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर का जो वो लड़की थी जिसका नाम सपना था वो अब नहीं रही, वो भी मर गई है उसी इंसिडेंट में। फिर 2017 में मैं जब गुड़गाँव आई, तो मुझे यहाँ एक एमएनसी में जॉब मिला एज़ अ सीनियर रिक्रूटर मैंने जॉइन किया था और उसके बाद मुझे वहीं पर मेरे सेकंड हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। और मुझे ऐसा लगा उनसे मिलके कि शायद अब भगवान ने मेरे लिए कुछ तो अच्छा मतलब कर दिया होगा। कुछ तो ऐसा कर दिया है लाइफ़ में कि शायद अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी और मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह जी पाऊँगी। और इनिशियल स्टेज जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो भी एक डिवोर्सी थे, तो मुझे लगा कि अ, उनका भी पहला घर खराब हुआ है और मेरे साथ भी पहला ऐसा हुआ है, तो शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद अब हम एक अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती निकली कि मैंने उन्हें चूज़ किया और ये शादी करी और जब ये शादी हुई तो 1 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान को मुझ पे दया आ गई है और अब सब बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2018 में जब उनकी मम्मी दिसंबर में यूएस से वापस आईं, तो मतलब मेरे बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया लाइफ में और मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब हम ये सारी चीज़ें सिर्फ़ स्क्रीन पे देखते हैं या सीरियल्स पे देखते हैं और मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में भी रियल में होता है, ये चीज़ें मुझे नहीं पता था। पर जैसे ही वो आईं, उन्होंने आते ही मुझे क्योंकि मैं लोअर कास्ट को बिलॉन्ग करती हूँ, मैं एक एससी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती हूँ, तो उन्होंने मुझे आते ही ये सब शुरू कर दिया कि तुम ये मत किया करो, तुम मंदिर में मत जाया करो, तुम ऐसा मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो। मुझे लगा कि नॉर्मल है, थोड़े दिनों के बाद वो ठीक हो जाएँगी, मैं अपना बॉन्ड उनसे ठीक कर लूँगी, पर कभी ठीक कुछ हुआ ही नहीं। वो और भी खराब होते चला गया। उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप इतने खराब हो गए कि हमारे घर में रोज़ झगड़े होते थे। मैं 7 टू 4 जॉब करके आती थी। जॉब करने के बाद सवेरे 4 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक मैं नॉन स्टॉप रोबोट्स की तरह काम करती थी। किसी को दया नहीं आती थी, सब बैठे रहते थे घर पे। चाय का ग्लास, पानी का ग्लास सबके मुँह पे पहुँचाना पड़ता था। वो सब करने के बाद भी
मुझसे बोला गया कि एक दिन अचानक से मेरी सास ने मुझसे बोला कि तुम्हारा तो मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है, तुम अपने ससुर के साथ तुम्हारा फिज़िकल रिलेशनशिप है। तो वो सो जिस दिन मैंने वो बात सुनी, मैं आज भी मुझे उस बात से बहुत घबराहट होती है, क्योंकि मैं को ऐसा लगा कि आज मेरी आइडेंटिटी पे, मेरे कैरेक्टर को इतना नीचे गिरा दिया गया है, ये मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उन्हें वो लिबर्टी दी थी कि वो कुछ भी बोल सकती थी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे अपनी दूसरी शादी बचानी है। ये बोलने के बाद और वो हमेशा मुझे बोलती रहती कि थी कि इससे तो बच्चा कभी पैदा नहीं हो सकता, ये तो बाँझ है, ये कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ़ में, इससे एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मैंने फिर भी अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि ये मेरा दूसरी शादी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वज़ह से मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो। मतलब मेरे पेरेंट्स को कभी इतना भी सा भी आइडिया नहीं था कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो भगवान का गिफ्ट ही है कि एक दिन मेरे सास और मेरे ससुर ने मेरे पेरेंट्स को कॉल किया रात के 8 बजे, जब मैं ऑफ़िस में थी, और मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला कि ये मेरे अंडरवियर नहीं धोती है। मतलब मेरे ससुर जी ने मेरे मम्मी को फ़ोन करके बोला कि ये मेरे अंडरवियर नहीं धोती है, ये कपड़े नहीं धोती है, ये खाना नहीं बनाती है। और मैं वो एक सारा काम करती थी जो एक बहू से एक्सपेक्टेड होता है। मतलब आपकी जो बेटियाँ हैं वो घर आ रही हैं, वो हर सैटरडे संडे घर आते थे। उनके पूरे अ, इन-लॉज़ को खाना खिलाना, बर्तन धोना, सारी चीज़ें, मतलब सैटरडे ऑफ होता था मेरा, लेकिन सैटरडे मेरे लिए फुल टाइम वर्किंग होता था। मैं घर से, मतलब जब मैं ऑफ़िस से आती थी फ्राइडे, सैटरडे की मॉर्निंग में पहुँचती थी, तो पूरा दिन मैं काम करती थी और शाम को जब मैं सोने जाती थी तो मुझसे बोला जाता था कि बस इसको तो नींद ही आती है, ये तो सोई ही रहती है। मैं मतलब सारा काम करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो जब मेरे पेरेंट्स को कॉल गया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, मैं ऑफ़िस में बैठी थी, मुझे आज भी याद है कि मेरे मम्मी ने मुझे बोला था कि ये क्या चल रहा है और तूने हमें क्यों नहीं बताया? पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको हर एक-एक छोटी से छोटी बात भी बता दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब मैं, क्योंकि मुझे इतने थ्रेट्स मिलते थे कि हम तुम्हें मरवा देंगे, हम तुम्हें गायब करा देंगे, तेरी लाश तक नहीं मिलेगी, तू, मतलब तेरे घरवाले तेरी बॉडी नहीं पहचानेंगे, हम तुझे ऐसा कर देंगे, हम गुड़गाँव से तुझे गायब करा देंगे। तो मुझे गुड़गाँव में बाहर निकलने में भी डर लगता था। मैं आज भी यहाँ पे खड़ी हूँ और जब मैं आ रही थी इस पूरी जर्नी में, अभी जब मैं आ रही थी जोश टॉक के लिए, तभी भी मेरे पेरेंट्स के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अभी भी मुझे डर लगता है इस बात से। और इतना कुछ हुआ और उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो जब मेरे पेरेंट्स फिर गुड़गाँव आए देखने के लिए कि क्या हुआ है, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और उनको भी बहुत अजीब-सा लग रहा था, तो उन्होंने जैसे-तैसे करके मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि आप लोग गाज़ियाबाद शिफ्ट हो जाओ, और इसी ड्यूरेशन में हम गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए। तो मुझे नहीं पता था कि चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएँगी। मतलब वहाँ तो ऐसा हो गया कि मैं सँभाल ही नहीं पाई, मैं अकेले रह के भी नहीं सँभाल पाई, क्योंकि हर दिन फ़ोन पे टॉर्चर, हर दिन पे फ़ोन पे टॉर्चर, तूने ये कर दिया, तेरी बीवी ने तुझे हमसे अलग कर दिया, तेरे ससुराल वालों ने तुझे सिखा दिया, ये सारी चीज़ें। और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद 2020 शुरू हुआ, तो जनवरी में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा अब एक बच्चा आ जाएगा, लाइफ़ सॉर्टेड हो जाएगी, लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाएगी, शायद अब सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। लेकिन फिर मैं हार गई। फिर मेरी प्रेगनेंसी, मतलब लोगों का फर्स्ट प्रेगनेंसी लोगों का ड्रीम होता है, माँ बनने का पूरी जर्नी एक ब्लेसिंग्स होती हैं, बट वही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्स निकल गया, क्योंकि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई, तो इन सबको ऐसा लगा कि जो इन्होंने मुझसे बोला था कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और ये बच्चा किसका है? पर फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट कह दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। मेरे को मिसकैरेज हो सकता था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। तो मैं 3 महीने का मुझे बेड रेस्ट सजेस्ट हुआ था। मैं 3 महीने तक बेड रेस्ट पे थी कंप्लीट। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी कि काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, इसका दुनिया में पहली बार ही बच्चा हो रहा है क्या? पूरे ब्रह्मांड का बच्चा यही पैदा करने वाली है क्या? इसको हो क्या गया है? ये तो पूरा दिन लेटी रहती है, हमारी बेटियों के भी बच्चे हुए हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नौटंकी नहीं किया। ये सब करके फिर वही शुरू हो गया, वही काम करना, सब कुछ करना। फिर सबसे बड़ा ट्रॉमा शुरू हुआ जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगा और वो 24 घंटे मेरे साथ रहने लगा, क्योंकि वो वैसे ऑफ़िस जाता था तो मुझे दिन का टाइम मिल जाता था, मैं थोड़ा ब्रीथ इन कर पाती थी। पर उसमें भी ऐसा था कि वो हर 5 मिनट में कॉल करता था, "क्या कर रही है? क्या खा रही है? क्या किया तूने?" फ्रिज आके खोलता था शाम को कि इसने क्या-क्या खा दिया फ्रिज से। मतलब अपने ही घर में ऐसा लगता था
कि मतलब मुझे मैं कहीं जेल में रह रही हूँ, जे हाउस अरेस्ट हो गई मैं पूरा, मतलब ना मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं फ्रिज से कुछ खा सकती हूँ, ना मैं अपने मन से उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन में बात कर सकती हूँ। अगर मैं अपने घर में भी फ़ोन में बात कर रही हूँ और पीछे से उसका कॉल आ जाए और मेरा कॉल वेटिंग आ जाए, तो मेरे में 10 तरीके के एलिगेशन लग जाते थे कि तू अपने यार से बात कर रही होगी, वो तेरा यार है। मतलब मेरे खुद के भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि मेरे खुद के रियल भाइयों से मेरा चक्कर है। कुछ-कुछ शब्द तो ऐसे हैं, मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ही गंदे हैं। मतलब अगर आप लोगों को वो कभी लिटरली कोई बोलेगा तो शायद आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ। मुझे तब भी ऐसा लगता था कि ये बच्चा भी, मतलब जो पैदा हो रहा है ये बेचारा, मैं तो मर ही रही हूँ, ये भी मरेगा। ये भी सहेगा ये सारी चीज़ें, और मैंने बहुत गलत कर दिया है अपना बच्चा, मतलब प्रेग्नेंट होके मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ और इस बच्चे को भी ख़त्म कर देती हूँ और खुद भी ख़त्म हो जाती हूँ, तभी ख़त्म होगा ये सारी चीज़ें। बट फिर क्योंकि मेरे को बचपन से बहुत शौक था ऐसे सिंपल लाइफ़ जीने का, बच्चों का, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो मैंने ऐसा स्टेप नहीं लिया, तो ये सब चलता रहा। और जब 7th मंथ मेरे प्रेगनेंसी का चल रहा था, तो मेरे ससुर घर पे आए थे, तो मुझे डॉक्टर ने, मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था बॉडी में, तो मुझे बोला गया कि आपको अनार खाने हैं। उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो हर चीज़ बहुत महँगी हो गई थी, तो मुझे आज भी याद है, वो एक अनार की पेटी लेके आए थे, तो उन्होंने आके ही मेरे मुँह पे फेंकी और मुझसे ऐसा बोला कि देख, 900 रुपए की औकात, 900 रुपए के तू ये अनार खा रही है, देख, किसके घर में आई है तू? राजा के घर में आई है तू, 900 रुपए के अनार खा रही है। और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं छूऊँ भी ना ये, एक अनार भी ना छूऊँ, मतलब अगर शायद मैं अपने माँ-बाप के घर में होती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता, ऐसे हाथ-हाथ में मेरे पेरेंट्स मुझे रख सकते थे। लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि लॉकडाउन लगा था और मैं घर नहीं जा सकती थी और क्रिटिकल कंडीशन थी, तो बिल्कुल ही घर नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये सारी चीज़ें जब अनार वाली बात होने लगी, तो एक झगड़ा शुरू हो गया घर में कि इसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए हैं, इसके ऊपर इतना खर्चा हो गया है और देख लेना अभी क्या होने वाला है, ये तो तेरा घर बिकवा देगी, ऐसे करके बहुत झगड़ा हुआ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे 7th मंथ की प्रेगनेंसी पे मेरे स्पाइन पे इतनी ज़ोर की लात मारी और मेरे बाल खींचते हुए वो मुझे लेके गए दरवाज़े के पास कि निकल हमारे घर से, वो मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ। और मेरे पेट में बच्चा था जो कि ईबू जो था, ईबू मेरे बेटे का नाम है, वो उल्टा था मेरे पेट में, मतलब वो नीचे को उसका हेड ना होके ऊपर को उसका हेड था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने मेरे बाल खींचते हुए मुझे दरवाज़े के पास लेके गए और इतनी ज़ोर से मेरे कमर पे उन्होंने लात मारी कि मेरा 8th मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब 2-3 दिन ही हुए थे मुझे 8th मंथ लगा हुआ, मुझे प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई। जिसके वजह से मेरे बेटे को एनआईसीयू में रहना पड़ा। और जब मैंने अपने बेटे को एनआईसीयू में देखा, मुझे ऐसा लगा सब खत्म हो गया है। मतलब ये बच्चा भी चला जाएगा और अगर इसको कुछ हो गया, तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैं इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हूँ, सिर्फ़ ये सोच के कि ये शादी बच जाएगी और इस बच्चे को बचा नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ? मुझे कोई नींद नहीं आती थी, मुझे दिन-रात मैं बस ये सोचती थी कि मेरा बेटा कैसे भी बस एनआईसीयू से बाहर आ जाए। और घर में इनके पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़ मुझे बोला करते थे कि ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं एनआईसीयू में ले जाके, ये बच्चा तो बचने वाला है नहीं, मर जाएगा और पैसे फालतू के बर्बाद हो जाएँगे। 8 दिन में मुझे अपना बच्चा एनआईसीयू से निकालना पड़ा और मुझे आज भी याद है कि मुझे जब वो बच्चा दे रहे थे मेरे गोद में, तो उन्होंने मुझे बोला डॉक्टर ने कि शायद आप अपने रिस्क पे अपना बच्चा लेके जा रहे हो, शायद ये बच नहीं सकता है। जब उन्होंने ऐसा बोल के मेरे गोद में मेरा बेटा मुझे दिया, तो मुझे वही दिन याद आ गया जब मेरे हस्बैंड, यानी फर्स्ट हस्बैंड मेरे, और मेरा कज़न मेरे सामने एक्सपायर हुए थे और मेरे फर्स्ट हस्बैंड मेरी गोद में एक्सपायर हुए थे। जब मुझे बिल्कुल ऐसे फ्लैशबैक हो गया और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे साथ एक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और अब दूसरी चीज़ भी मेरे साथ, मतलब मेरा बच्चा भी मेरे सामने चला जाएगा। ये सोच-सोच के मेरा, मतलब मैं 3 महीने सोई नहीं हूँ, मतलब लिटरली मैं क्योंकि इबू प्रीमेच्योर था, तो वो रोता नहीं था, वो बहुत कम रोता था और वो सोया रहता था, तो मुझे लगता था कहीं नींद ही नींद में उसको कुछ हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? तो मैं रात भर सोती नहीं थी, मैं उसी के पास बैठी रहती थी, उसको ही देखती रहती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिर 3 महीने के बाद मैंने जैसे-तैसे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो 3 महीने भी मेरे लिए कितने, मतलब मुझसे लिटरली ये बोला जाता था कि 7-8 महीने
मैंने कुछ नहीं किया है, फ़िज़िकल रिलेशन नहीं बनाए हैं, तो अब बनाने हैं। और उस समय मेरी मेंटल हालत ऐसी थी कि मेरा बच्चा एक साइड और किसी आदमी की मतलब बहुत गंदा लगता था। मुझे खुद से नफ़रत जैसी होने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था वो मेरे शरीर के किसी भी पार्ट में हाथ रखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था काश मैं ये शरीर का हिस्सा ही काट दूँ, काश मुझे वो टच ही ना करे, ऐसा मुझे फ़ील होता था। उसके टच से भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। वो मतलब मुझे बहुत गंदा लगता था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उसको कि कैसे करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मेरे मन में आता था कि ये अगर मुझे टच करेगा तो मैं बस हो गया मेरा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं झेल पाऊँगी इसको अब। फिर मैंने 3 महीने को जैसे ही इबुको हुए 29th अक्टूबर, वो जो 25th अक्टूबर से लेके 29th अक्टूबर जब मैं गाज़ियाबाद से पिथौरागढ़ वापस जा रही थी, वो दिन मैं कभी अपनी लाइफ़ में नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो सब किया जो उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे उत्तराखंड पहुँचा दे बस। कि एक बार वो मुझे मेरे माँ-बाप के घर में पहुँचा दे, उसके बाद मैं इस आदमी का कभी ज़िंदगी में मुँह नहीं देखूँगी, ना मैं इससे बात करूँगी। मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई है ना कि मैं बोल तो दूँगी, लेकिन शायद कोई इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाएगा। मैं जैसे-तैसे करके मैंने आधे रास्ते तक वो मुझे छोड़ने आए और आधे रास्ते से मेरा भाई मुझे लेने आया था और हम पिथौरागढ़ वापस चले गए। जब मैं पिथौरागढ़ वापस गई, मेरे को मेरा एक्यूट सर्वाइकल हो गया था और मेरा वेट बहुत गेन हो गया था और पूरा मेरा शोल्डर, मेरा नेक में पूरा हम्प आ गया था। मैं अपना बच्चा अपने गोद में नहीं उठा पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं उसको फ़ीड नहीं करा पाती थी। मैंने अपनी मम्मी के गोद में अपना बच्चा दिया और मैंने उनको बोला कि जैसे आपने मुझे पाला है, मेरा बच्चा पाल दो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अभी इससे बुरा और लाइफ में शायद किसी औरत के साथ नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे को भी थोड़ी देर तक गोद में नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर मैं उसको गोद में उठाती थी तो मेरा पूरा हाथ, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी स्वेल हो जाता था। और मेरी मम्मी ने मेरे बेटे का बहुत अपने बच्चे की तरह, ऑब्वियसली नानी तो माँ ही होती है, तो उन्होंने उसको पाला। लेकिन वो 1 साल मेरी लाइफ़ का बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में आपको पता ही है कि सारे लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी 1 साल हो गया, आपकी बेटी घर में ही है, क्या वो ससुराल नहीं जाएगी? मैं आज आप सबको इस मन से बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बार विधवा हो जाते हो ना, तो लोग आपको हमेशा विधवा ही समझते हैं। मुझसे कहा गया कि ये पहला पति तो खा गई, मार दिया, दूसरा पति भी खा जाएगी, क्योंकि ये इसकी डेस्टिनी है। और आज भी वो टैग मैंने सुना है लोगों के मुँह से बोलते हुए कि पहला घर भी नहीं खा पाई और दूसरा घर भी नहीं खा पाई, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पहला घर मेरा भगवान को पसंद नहीं आया शायद, और दूसरा घर जो मैंने चुना शायद वो मेरी गलती थी, और मैं ये मानती हूँ कि वो मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। पर मैंने बहुत कोशिश करी है अपनी लाइफ़ में वो रिश्ता निभाने की, और हाँ, अब मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मैं उस रिलेशन में बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहती हूँ, ना मैं रहना चाहती हूँ ऐसे आदमी के साथ। जब मैं पिथौरागढ़ में ही रह रही थी, तो रोज़ कॉल आते थे और अजीब-अजीब से कॉल आते थे, मतलब रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी दिन में, कभी शाम को, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था, मैं उनके फ़ोन नहीं उठाती थी। पर अनफॉर्च्यूनेटली एक दिन, अनफॉर्च्यूनेटली तो क्या, फॉर्च्यूनेटली उनका कॉल आया मेरे मम्मी को, और उन्होंने मेरी मम्मी और मेरे पापा को माँ और बहन की गाली देते हुए उनको संबोधित किया। और उस दिन मुझे, वो बस वो दिन है, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो गाली खाती थी क्योंकि ये मेरी चॉइस की शादी थी, मेरी गलती थी। लेकिन मेरे माँ-बाप की क्या गलती? मेरे माँ-बाप ने ये शादी बचाने के लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता, कि अपने बच्चे की फीलिंग्स को पीछे रख के उसको सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जैसे भी इनकी शादी रुक जाए, बट वो नहीं हुआ। तो जैसे ही उसने मेरे मम्मी और पापा को गाली दी, वो दिन और आज का दिन मुझे जाना ही नहीं है। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं ये बच्चा अकेले मुझे पालना पड़ेगा, मैं अपना बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि मैं अपने बच्चे के लिए उस पे डिपेंडेंट रहूँ और वो मेरे बच्चे का पूरा करे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया है, मैं 13 साल से एचआर में हूँ, ह्यूमन रिसोर्स में मैं हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। और अब मैं सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, और अभी इस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं बहुत अच्छी सैलरी पे काम कर रही हूँ, मैं अपना बच्चा खुद पाल सकती हूँ। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ कि मेरा बच्चा, मैं बहुत उसके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट कर पा रही हूँ, और वो धीरे-धीरे बड़ा भी होता जा रहा है। फिर मैंने पिथौरागढ़ में उठना-बैठना शुरू किया लोगों के साथ, एक एनजीओ के साथ मैं जुड़ी।
उस एनजीओ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ऐसे-ऐसी मैं लेडीज़ से मिली हूँ, ऐसे-ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, जहाँ से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ़ तो मतलब मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे पास है। छोटे-छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो थे, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनको पढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, औरतों से मिलना, उनकी बातें सुनना, इन सब ने मेरा माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मैंने धीरे-धीरे ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ दिया कि अगर आप एक विडो हैं या अगर आप अपनी लाइफ में एक बहुत गंदे रिलेशनशिप से जा रहे हैं, तो इस बैरियर को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, तो आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप जब 100 टाइम्स कोशिश कर लेते हैं ना, तभी आप इस पॉइंट पे आते हैं कि आप किसी रिलेशन को छोड़ दें, क्योंकि कोई भी आदमी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किसी से कनेक्ट होता है, तभी वो शादी करता है। बट वो कनेक्शन मेरा छूट चुका था। जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि आप पिथौरागढ़ में क्यों हो? तो आज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं पिथौरागढ़ में इसलिए हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं उस शादी में रहती और मैं उनके साथ रह रही होती, तो शायद आप लोग आज मुझे देख नहीं रहे होते। शायद मैं इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी होती, या अगर मैं होती भी तो मेरी कोई प्रेज़ेंस होती नहीं एज़ अ सपना। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि वो मेरी पूरी बैकबोन, मेरी पूरी जर्नी में मेरे बैकबोन की तरह रहे हैं। और मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ पढ़ी-लिखी, सारी लड़कियाँ जो भी एजुकेटेड है या नहीं भी आप एजुकेटेड हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करो। अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, तो सबसे पहले तो आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि हम लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके साथ होता है, ये बहुत नॉर्मल है और आप चलते रहते हो। बट कोई भी चीज़ आपके साथ अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप पहले एक पॉज़ लो। आप सेल्फ रियलाइज़ेशन करो कि क्या ये उस एक्सट्रीम पे, मतलब क्या ये उस एक्सटेंट पे हो रहा है कि आप उसको सह सकते हो। अगर आप उसे नहीं सह सकते हो ना, आप उसे वहीं कट डाउन कर दीजिए। अगर वो रिलेशनशिप है तब भी। आप 1 रिलेशनशिप में फेल हो सकते हो, 2 में हो सकते हो, 3 में हो सकते हो। लेकिन जो आपका अपने आप से रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें फेल हो रहे हो ना, तो आपसे बड़ा फेलियर इस दुनिया में और कोई नहीं। तो वहाँ सक्सीड हो जाइए। अपनी अपनी बॉन्डिंग अपने अपने इमोशंस के साथ अपने आप से अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और हेड स्ट्रॉन्ग होके चलिए। लोगों का परसेप्शन सिर्फ़ 1 मिनट में बनता है और 1 मिनट में ख़त्म भी हो जाता है, और ये मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है। मैं पहले बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूँ कि एक विधवा से दोबारा शादी करके आज जिस विधवा नाम से मैं डरती थी, आज मुझे उस विधवा शब्द से प्यार हो चुका है कि मैं किसी की विधवा रहना ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ किसी की बीवी होने से। तो आप ये परसेप्शन है, जब मेरा खुद का परसेप्शन मेरे लिए चेंज हो गया है, तो शायद आपका भी परसेप्शन दुनिया के लिए चेंज हो सकता है, और लोग क्या कहेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आप जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं ना, वो सिर्फ़ आप जानते हैं। तो अपने बेटर उसके लिए खुद ही काम कीजिए और अच्छे से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करके जिए। और अब मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी जोश टॉक का, क्योंकि मुझे इस मंच में मेरे पेरेंट्स, हम रोज़ शाम को, मेरे पेरेंट्स जब मेरा बहुत बुरा फ़ेज़ चल रहा था मेरे लाइफ़ में, तो मेरे पापा रोज़ रात को ये खाते समय ये जोश टॉक चलाते थे, और बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने देखी, ऑलमोस्ट सारी देखी हैं। और वो मुझसे ऐसा बोलते थे कि देख इनके साथ ऐसा हुआ है, देख इसके साथ ऐसा हुआ है, देख ये तेरी जैसी दिखती है, देख वो उसके जैसे दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ भी सेम हो रहा है, मेरी जर्नी भी सेम है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाती थी कि सच में रियलिटी में ऐसा होता है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो नॉर्मल है। ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है, आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और थैंक यू टू जोश टॉक, मेरी लाइफ में मोटिवेशन लाने के लिए, मेरी लाइफ को एक नया नज़रिया देने के लिए, एक नया चांस देने के लिए। और जब मेरे पापा और मम्मी ये जोश टॉक और मेरी स्टोरी देखेंगे, तो शायद घर में सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं और बहुत इमोशनल होगा हम सबके साथ एक साथ बैठ के ये देखेंगे जब, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ करी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी हैं। और जोश टॉक के जितने भी सीरीज़ हैं, आज मुझे भी अपने लाइफ में आके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो लास्ट में थैंक यू सो मच जोश टॉक, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।